हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, एजी फिजिक्स वाला। और आज वर्क एनर्जी एंड पावर का तीसरा वीडियो लेक्चर मेरे ख्याल से होगा। और आज हम पढ़ेंगे, हम चूँकि वर्क डन पढ़ रहे थे तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन वर्क डन का पढ़ने जा रहे हैं। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहीं पर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व, यहीं पर हम पढ़ेंगे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि 11th क्लास के एग्ज़ाम में तो इतना ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन नीट और जेई मेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी कर्व, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलिए, हो जाइए मेरे साथ, ले लीजिए पेन और कॉपी। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं आपको कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते क्या हैं, तभी तो हम वर्क डन निकाल पाएंगे। वर्क डन होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या जो भी होगा। तो सबसे पहला काम है, हम चूंकि पढ़ने जा रहे हैं वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, पहला टॉपिक यही होगा। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, डिस्टेंस के साथ, फोर्स का डिस्टेंस के साथ, और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए मेरे साथ शुरू कर दीजिए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, ऐसा ध्यान रखना भाई, जैसे मैंने कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर दिया कि ये कंडीशन होनी चाहिए तो फोर्स कंजर्वेटिव है, तो अंडरस्टूड है कि नॉन कंजर्वेटिव है तो वहां पर वो कंडीशन नहीं लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कंजर्वेटिव हम अलग से डेफिनेशन लिख रहे हैं और नॉन कंजर्वेटिव, इतना तो यार समझ होनी चाहिए अगर आप जेई और नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। पहली डेफिनेशन, इफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वाया डिफरेंट पाथ, वाया डिफरेंट पाथ मतलब हम एक पार्टिकल को एक से दूसरे के लगे अलग अलग पाथ के द्वारा, ठीक है ना। और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हर पाथ के लिए वर्क डन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is independent on path. Work done by the conservative force is independent on path. That is, if work done in displacing the particle, work done in displacing the particle from one point to another point via different paths, is same, then force acting on the particle, is said to be conservative. तो ऐसे लिखोगे तो काफी लंबा लगेगा, और इन शॉर्ट आप याद रख सकते हैं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। मेरा कहने का मतलब है, जैसे हम पार्टिकल को ए से बी तक ले जाना चाहते हैं, अब हम सीधा ले गए ए से बी तक, ये एक पाथ हो गया, हम ऐसे करके ले गए, ये दूसरा पाथ हो गया, हम ऐसे करके ले गए, ये तीसरा पाथ हो गया। अब चाहे ए से बी तक हम ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, चाहे ऐसे जाएं, अगर तीनों पाथ के लिए वर्क डन सेम है, इसका मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब जिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया है वो फोर्स कंजर्वेटिव है, ये कहने का मतलब है। दैट इज इफ
WA2B via first path is equal to WA2B via second path is equals to WA2B via थर्ड पाथ। अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ये जो लैंग्वेज लिखी इसको वर्ड्स में लिख दिया ऐसे करके, इफ दिस इज इक्वल टू देन फोर्स इज कंजर्वेटिव, बस ये शॉर्ट में हो गया। अगर ऐसा नहीं है, ए से बी तक हम फर्स्ट पाथ द्वारा ले जाएं और दूसरे पाथ द्वारा ले जाएं, दोनों केस में वर्क डन अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज नॉट कंजर्वेटिव, तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ठीक है ना। अगर बराबर है वर्क डन इसके लिए तो कंजर्वेटिव है, और सेम नहीं आ रहा है तो कॉमन सेंस की बात फोर्स क्या होगा, फिर नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो पहली डेफिनेशन तो याद कर लो आप, कंजर्वेटिव। दूसरी डेफिनेशन ये है, इफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल अलोंग अ क्लोज लूप, किसी पार्टिकल को क्लोज लूप पे एक पूरा चक्कर देने में अगर वर्क डन कितना हो रहा है, 0। इफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल along a closed path for complete cycle is 0, or there is no change in its kinetic energy, बॉडी या पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, देन फोर्स। हमने यहाँ पर दो डेफिनेशन को मिला दिया, हम चाहते थे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज वाला तीसरा पॉइंट बना सकते थे, लेकिन इतना कोई मतलब नहीं है। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल is said to be कंजर्वेटिव। मतलब किसी पार्टिकल को एक राउंड ट्रिप देने में वर्क डन कितना हो, 0, ऐसे समझ लो। किसी पार्टिकल को एक राउंड ट्रिप देने में अगर वर्क डन कितना आ रहा है, 0, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक पूरे चक्कर में अगर वर्क डन कितना है, 0। तो जैसे मतलब हम पार्टिकल को ए से बी तक ले गए, फिर वापस बी से ए पर आ गए, हो गया राउंड ट्रिप। तो अगर टोटल वर्क डन कितना है, 0, मतलब WA2B प्लस WB2A हो गया टोटल, इज इक्वल टू 0। WA से B गए, फिर B से A आए, पूरा राउंड ट्रिप हो गया। अगर ये टोटल वर्क डन कितना है, 0, देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। अब तुम समझ गए यार, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कंजर्वेटिव। तो ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशंस थी, नोट कर लीजिए। फिर हम इस पर एक छोटा मोटा क्वेश्चन बताते हैं आपको, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। कारण उसका ये है ना, जितने भी फोर्स, एग्जाम्पल बता देता हूँ, 1 मिनट इसको नोट कीजिए, 1 मिनट। चलिए, हो गया। एक्चुअली क्या है, हम किसी बॉडी को यहां से नीचे गिराएं या किसी और हाइट से नीचे गिराएं, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा हमें। हमने पेन को यहाँ से छोड़ दिया, हम पेन को यहाँ से छोड़े, तो वर्क डन पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव।
लेकिन हमें एक बक्से को खिसकाना हो, यहाँ से वहाँ ले जाना हो, मतलब तो हम क्या सोचते हैं, सीधा ले जाओ यार, घुमा के ले जाओगे तो ज़्यादा खिसकाना पड़ेगा, मतलब वहाँ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा हमें। तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पे डिपेंड कर रहा, तो हम वहाँ पर क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। समझ गए ना? एक बक्सा किनारा खिसका के हमें यहाँ से वहाँ ले जाना, तो क्या तुम 2 किलोमीटर दूर ले जा खिसका के लाओगे? थक नहीं जाओगे? कारण तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। मैंने भी क्या बताया, पेन मुझे छोड़ना है, हम यहाँ से छोड़ें या हम थोड़ा ऊपर से छोड़ें, क्या फर्क पड़ता है? वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा यहाँ पर। तो कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल हम अभी बता रहे हैं, और नॉन कंजर्वेटिव तो तुम्हें समझ में आ गया कि जितने भी फोर्स मोशन का अपोज करते हैं, जितने फोर्सेस मोशन का अपोज करते हैं वो सब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, सभी फोर्स जो मोशन का अपोज करते हैं, मतलब उसके उनके अगेंस्ट अगर हम वर्क करेंगे तो हमारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। क्यों? सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड या लॉस्ट एज ए हीट, साउंड, लाइट, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस हो रही है। और कंजर्वेटिव हमने क्या बताया था कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी। तो एग्जांपल क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस की? कंजर्वेटिव बता रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस, वो सभी फोर्स जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं वो सब सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, जिनमें अपॉन में आर स्क्वायर आता है। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, के q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए ना? तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। नॉन कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, जब कंजर्वेटिव के केस में वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। चाहे इस पाथ द्वारा जाएं, चाहे उसके द्वारा जाएं, चाहे अलग जाएं, सभी पाथ के लिए वर्क डन कैसा रहा था? सेम आ रहा था। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, विस्कस फोर्स एक्सेट्रा। हमने जितने भी यहाँ पर फोर्स लिखे हैं वो सारे डैम्पिंग फोर्स ही हैं बेसिकली, जो मोशन का अपोज करते हैं। तो वो सब किस में आते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते हैं। एनर्जी इनमें क्या होता है? एनर्जी लॉस्ट एज हीट, साउंड, लाइट एक्सेट्रा। कुछ एनर्जी हीट में या साउंड में या लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती, जबकि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन में लिखा था काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये बेसिक था डिफरेंस कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो चलिए देखिए, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर हम वर्क डन की बात करें, अब हम बात वर्क डन की करते हैं। ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव डेफिनेशन लिख दी। तब हम बात कर रहे हैं वर्क डन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब अगर माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस ऑफ डेल्टा यू का मतलब डिक्रीज इन। अब यहीं से समझना कॉन्सेप्ट। डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डेल्टा, आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। अगर एफ सी
कंजर्वेटिव फोर्स है, F का मतलब फोर्स, C का मतलब कंजर्वेटिव, इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट लिखा ना, du अपॉन dr का मतलब अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये वर्क डन बन जाएगा ना, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको याद करो, इसको याद करो, अगर यहाँ से लिखेंगे du बराबर तो माइनस F dr आ जाएगा, या u बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब ये चीज है क्या, ये क्या है, ये वर्क डन ही तो है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन है, ये माइनस है, अगर माइनस यहाँ लगा दें तो वर्क डन, यहाँ तो यही तो लिखा है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो यही तो लिखा है, अगर इस माइनस किधर लगा दें तो ये वर्क डन हो गया ना, तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, ये दिमाग बिठा लो, या आप ऐसे लिख लें Fc इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, du अपॉन dr का मतलब ग्रेडियंट ऑफ u, समझ गए ना, du अपॉन dr, u का चेंज r के रिस्पेक्ट में, इसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। तो अगर कार्टेशियन है, इधर देखो, इस हमने लिखा Fc इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, अगर कार्टेशियन टर्म में लिखें या x y z में लिखें तो इसी फार्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, आप समझ सकते हैं ना, Fc इक्वल टू माइनस, तो हम ऐसे लिखेंगे I du अपॉन dx प्लस j du अपॉन dy प्लस k du अपॉन r के केस में तो माइनस du अपॉन dr, और x y z में कन्वर्ट करना तो इस तरह से, इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं, अभी हम देंगे, इसलिए आप इसको भी नोट कर सकते हैं, माइनस Fc इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू Fc कंजर्वेटिव फोर्स। ये है कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव का, नोट कर लीजिए आप ये तीनों लाइनें, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन। बहुत ही काम की चीज है, अभी हम आगे बताएंगे। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, बहुत खास बात यही है, या Fc इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, या कार्टेशियन लिखना तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए मैं हटाने जा रहा हूं, उसको हटा दें भाई, चलिए क्वेश्चन, ए से बी आए, बी से सी गए और सी से ए गए, ये एक क्लोज पाथ हो गया, एक पार्टिकल को ए से बी ले जाया गया, बी से सी, फिर सी से ए, तो आपके समझ में आ गया, एक पार्टिकल को हम क्लोज पाथ पे मूव करा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर दिया क्या है, इफ WA टू B इक्वल टू कुछ भी वैल्यू ले लो, WA टू B ले लो, मान लो ऐसे ले लो, ये 5 जूल है, ये 10 जूल है, और ये W हमें C2A निकालना है, ऐसे लिख लो। चलो अब बताओ क्या होगा। अब हमें क्या पता है, A से B गए, B से C गए, C से A गए, क्लोज साइकिल हो गया ना, तो क्लोज साइकिल में वर्क कितना होता है, 0, WA टू B प्लस WB टू C प्लस WC टू A इक्वल टू 0, सिंपल थी। कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल को हमने इस तरह से मूव कराया, ये कंजर्वेटिव का एग्जांपल बता रहा हूँ। अब ये WA टू कितना दिया गया, 5 जूल, ये कितना दिया गया, 10 प्लस WC टू A इक्वल टू, तो WCA इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 15, ये आंसर आ गया आपका, सिंपल सा। अगर आपने कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है तो टोटल वर्क डन फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, तो टोटल वर्क डन को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, अपने आप आंसर आ गया।
एक और क्वेश्चन लीजिए। इफ u बराबर, u की वैल्यू दी गई हमें एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर u बराबर इतना दिया गया है तो कैलकुलेट फोर्स एट, कैलकुलेट फोर्स एट 1 1 1 1 पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी का फोर्स के साथ रिलेशन आज ही अभी पढ़ा है मैंने। F इज इक्वल टू माइनस आई डी यू अपॉन डी एक्स प्लस जे डी यू अपॉन डी वाई प्लस के डी यू अपॉन डी जेड। ये फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। डिफरेंशियल कर दो, जिन्होंने डिफरेंशियल नहीं करना सीखा है उनके लिए मुसीबत ही है। मैं राइट फ्रॉम वन डे फर्स्ट डे मैं कह रहा हूँ कि आपको सारा कुछ डिफरेंशियल इंटीग्रल अगर नहीं आता तो फिर फिजिक्स छोड़ दो। चलिए, नहीं आता तो पिछला वीडियो लेक्चर देखें जाकर के आप। डिफरेंशियल का अलग से वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, इंटीग्रल का अलग से वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, और मैंने उसमें वही 5-7 फार्मूले डिफरेंशियल इंटीग्रल के कराए हैं जो मैक्सिमम यूज आ रहे हैं 11th क्लास में। तो यार 5 फार्मूले नहीं आप कर सकते हो कि एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है। अब नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो भाई। चलिए, डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में सबका, इसका x के रिस्पेक्ट में y आ जाएगा। देखो, डिफरेंशियल नहीं आता तो हम कुछ नहीं कर सकते, माइनस आई लगा लिया। इस पूरे टर्म का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करना डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब u की जगह ये वैल्यू डालनी। तो यहाँ से बचेगा y, यहाँ x यानी 0 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा z, y प्लस z आएगा प्लस j। अब इस पूरे का डिफरेंशियल y का वन हो जाएगा x प्लस z आएगा, ठीक है, प्लस के z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y प्लस x, ये डिफरेंशियल आएगा। अब हमें वैल्यू किस पे निकालनी थी, 1 1 1 का मतलब ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z, वैल्यू डाल दो तो ये जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k। 2 को आप बाहर ले सकते हो, यही आपका आंसर है, 2 को आप बाहर ले सकते हो। तो ये था कंजर्वेटिव फोर्स एक छोटा मोटा क्वेश्चन, वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। चलिए, हटा दूं, हटा नहीं पड़ेगा। और अगर नॉन कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन की बात हो, क्या बोला मैंने, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में अगर वर्क डन की बात हो, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात अगर हो, तो जैसे मैंने कहा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, फ्रिक्शन है। जैसे एक ब्लॉक को हम ऐसे धक्का देके ऐसे ले गए यहाँ तक घसीटते हुए, फ्रिक्शनल सरफेस है। तो वर्क डन तुम्हें निकालना आता है, ए से बी तक ले गए हम, तो W A to B अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा वर्क डन, बोलो। अरे यार, माइनस ऑफ Fs, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या, जो मोशन का अपोज कर रहा है। मोशन का अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो वर्क डन A to B बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, जो हमने फोर्स अप्लाइड किया उसके द्वारा वर्क डन नहीं निकालने हैं, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, तो माइनस ऑफ Fs। अब फ्रिक्शन का फार्मूला पता है, म्यू इंटू आर, और आर क्या होता है, mg, या म्यू एस इंटू mg। बस ये हो गया फार्मूला। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इंटू डिस्प्लेसमेंट और आएगा वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया ये इंटू, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन
या और भी कोई डैम्पिंग फोर्स हो जा रहा है उसके द्वारा वर्क डन, ये सब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। अब जो चीज़ मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो फोर्स के साथ आ जाएगा, फोर्स के साथ। अच्छा देखो, कोई भी सिस्टम, सुनिए पहले, कोई भी सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। दिमाग में नोट कर लो, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मतलब सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए ना? मैक्सिमम और मिनिमम। और पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हो जाए तो अरे बाप रे, चलिए सब चीजें हम बता देते हैं आपको। पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ समझने की कोशिश करना। स्लोप मेरे ख्याल से आपको आता होगा, किसी भी ग्राफ का स्लोप कब पॉजिटिव होता कब नेगेटिव होता, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ हम बता रहे हैं पहले। पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ, एक्स के साथ, ठीक है ना? पहले ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम ग्राफ का एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना? सारी चीज़ें समझेंगे कैसा क्यों हो रहा है। तो चलिए हम बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी कर्व की। तो देखिए हमने बहुत सारे कर्व बना रखे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इस तरह से बनाया हमने। अब इसमें समझने वाली बात ये है, आपको स्लोप बताया गया है। अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें तो स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव। मैंने क्या बताया था? अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब ये चीज़ है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ये, तो ये एंगल कैसा बन रहा है? ऑब्ट्यूज। तो स्लोप कैसा आएगा? निगेटिव। यहाँ स्लोप निकालेंगे तो एक्यूट बनता है। स्लोप का मतलब अगर आपकी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बड़ा एंगल बनाती है, 90 से बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप निगेटिव कहलाता है। तो इस लाइन का स्लोप निगेटिव है। अब स्लोप है क्या? यू का एक्स के साथ ग्राफ है, तो अपने दिमाग में ये रख लो। देखो बच्चों को तो स्लोप का मतलब ही नहीं पता, काइनेमेटिक्स पूरा हो चुका। अगर यू और एक्स में ग्राफ है तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप का मतलब हुआ du अपॉन dx। अब यहां पर स्लोप नेगेटिव है, मतलब du अपॉन dx नेगेटिव, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? माइनस du अपॉन dx। जब du अपॉन dx नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव होगा और नेगेटिव पहले से ही लगा तो फोर्स कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ग्राफ का शेप ये है, मतलब ये वाली चीज। तो इस लाइन के लिए स्लोप नेगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? स्लोप का मतलब du अपॉन dx से होगा यहाँ पर, क्योंकि u और x में ग्राफ है। ये देखो x, ये u। तो स्लोप का मतलब क्या था? हमने बताया था अगर यहाँ वेलोसिटी, यहाँ टाइम है तो स्लोप क्या होता है? dv अपॉन dt। यहाँ x, यहाँ t है तो स्लोप क्या होता है? dx अपॉन dt। यहाँ u है, यहाँ x, स्लोप क्या होगा? du अपॉन dx। अब स्लोप निगेटिव है तो फोर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप जीरो, फोर्स जीरो। यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव तो फोर्स निगेटिव। ऐसे करके यहाँ पर हमने स्लोप के साथ फोर्स की वैल्यू लिख दी है। अब आ जाओ नीचे। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व अगर इस तरह से ध्यान दो, ऊपर की ओर खुल रहा है। यू कहाँ खुल रहा है? ऊपर की ओर खुल रहा है। अगर कर्व का मुंह ऊपर की ओर है पैराबोला का, तो देखो क्या होता है? डिफरेंशियल जीरो करेंगे और डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ग्राफ अगर ऊपर की ओर खुला है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? निगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन मिनिमा होता है, और डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमा होता है। मैथ्स वाले अच्छी तरह समझते हैं, फिजिक्स वाले जो मैं कह रहा हूँ उसको सुन लें। ग्राफ अगर ऊपर की ओर मुंह खुला है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मतलब वो फंक्शन कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी हुई? निगेटिव। और जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है तो वो सिस्टम होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ आ जाओ, मुंह नीचे की ओर खुला है, मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैसा होगा? निगेटिव। तो फंक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव।
पॉजिटिव मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और यहां पर तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ही है। जब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है तो डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा? जीरो आएगा। जीरो आएगा मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी देख के आप बता सकते हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आपको दे दिया जाए तो फोर्स का कर्व भी आप बना सकते हो। फोर्स के लिए हटाना पड़ेगा भैया, थोड़ा हटा दें इस ग्राफ को, इनको देख करके फोर्स का ग्राफ बनाइए। हटा रहा हूं इसको, बना तो है वैसे यहां पर, इसी को थोड़ा तमीज से बना देते हैं। ओहो, फोर्स के केस में ग्राफ, फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ, फोर्स का एक्स के साथ ग्राफ इस कर्व के लिए ऐसा आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखिए कर्व ऐसा जा रहा है ना, ये होकर के फोर्स बीच से, यहाँ पर फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो फोर्स कितना हो गया यहाँ पर? जीरो। मतलब इस लाइन को ऐसे मिला के समझो, मतलब ये पॉइंट यहाँ है और दूसरे वाले का ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसका उल्टा कर दो ग्राफ को, ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो गया, एफ जीरो हो गया। और इसका अगर बनाना है तो ये लाइन भी बन जाएगा ग्राफ। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मतलब फोर्स जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट मतलब फोर्स जीरो। क्यों? एफ बराबर क्या होता है? डी यू अपॉन डी एक्स। यू अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना आता है? जीरो। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस और नीट के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी कर दिया गया तो फोर्स का वेरिएशन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कर वैसे तो फोर्स का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देके आप फोर्स का वेरिएशन निकाल सकते हैं, बशर्ते बच्चे को स्लोप का मतलब तो कम से कम पता होना चाहिए यार, ठीक है ना। तो एक और चीज बता देता हूँ, हटा देता हूँ इसको मैं, पढ़ लो भाई, ठीक रहेगा। और नहीं पढ़ोगे तो फिर हम तो कुछ कह नहीं सकते भाई, है ना, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, दिख रहा है मिनिमम मैक्सिमम। जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो सिस्टम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। तो आज का ये जो वीडियो लेक्चर था वो स्पेशली था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्कड बाय द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट और जेईई मेंस में। पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो कर्व को ठीक से समझ लेना। एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, और आपको सब समझ में आ जाएगा कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वीडियो को जरूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।